बड़ी कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी CSJMU BLLB थर्ड सेमेस्टर का जो आपका थर्ड पेपर होने वाला। वैसे तो ये फोर्थ पेपर होना चाहिए था, बट ये जो आपका थर्ड पेपर हो रहा है इकोनॉमिक्स का, इसका हम लोग MCQ डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जा चुके हैं 2 बार जो आपका हुआ है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये सिर्फ 100 MCQ नहीं होने वाला, ये पार्ट 1 है और भी पार्ट आएंगे। आज या तो मैं आज अभी लाइन से अपलोड कर दूंगा, वरना रात में एक लाइव क्लास आपके लिए ज़रूर लेके आने की कोशिश करूंगा। अगर आप लाइव क्लास से जुड़ना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि एक लाइव क्लास हम लोग रात में 10 बजे के टाइम पे अरेंज कर सकते हैं इफ़ पॉसिबल। सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग वीडियो पे चलते हैं। एंड सबसे पहले बहुत बहुत सॉरी आप सभी लोगों से यार कि वीडियो टाइम पे नहीं अपलोड हो पा रही है। इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है हमारे चैनल पर यार, वीडियो टाइम से अपलोड नहीं हो पा रही, तो इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों पर किस वर्ग का स्वामित्व है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स विच क्लास ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, वो होगा आपका फर्स्ट वाला, पूंजीपति वर्ग। ओके, इसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में जाए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, आर्थिक विकास का सुप्रसिद्ध सिद्धांत निम्नलिखित के महत्व पर प्रकाश डालता है। द कंप्लीट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ, किस चीज़ के इंपॉर्टेंस की हाईलाइट करता है ये, बताएं आप सभी लोग। सो इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इसका जो आंसर होगा आपका ए होगा, तकनीकी नवाचार, टेक्निकल इनोवेशन पे। ओके, इसको मैं थोड़ा इससे बढ़ाता हूँ यार, अच्छी क्वालिटी में पढ़ो यार आप लोग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, मौद्रिक नीति को विनियमित करने में केंद्रीय बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है। व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक इन रेगुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आपके MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ आपके लिए नेशनल इनकम नहीं तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स में आपको भी बता दूंगा जिन टॉपिक से MCQ आपके आ सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट बजट आपका एक टॉपिक हो सकता है, एंड इसी के साथ साथ आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो सकता है, एंड बिजनेस साइकिल आपका एक टॉपिक हो जाएगा जिससे बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आ सकते हैं। इकोनॉमिक जो थ्योरी दी है काफ़ी सारे फिलोसफर्स ने, उससे रिलेटेड आपके MCQ आ सकते हैं। गवर्नमेंट बजट अगर मैंने आपको बताया तो उससे भी आपके MCQ काफ़ी सारे आ सकते हैं। सो अभी कुछ टॉपिक्स में और साथ में डिस्कस करता रहूँगा। सो जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो हमारा आंसर होने वाला है ये होगा सी वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा, सी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या कह रहा है, सो बेटर का मानना था कि आर्थिक विकास द्वारा संचालित होता है, क्या संचालित होता है। सो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर हमारा होगा ए। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन सा सिद्धांत आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका पर जोर देता है। विच थ्योरी इम्फेसिस द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बताइए किसकी थ्योरी, एडम स्मिथ की थ्योरी है, रिकार्डो का सिद्धांत है, मार्क्स का सिद्धांत है, सुम्पटर का सिद्धांत है। बताइए मार्क्स थ्योरी है, सुम्पटर थ्योरी, बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका होगा डी वाला। ओके, ये आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, एडम स्मिथ के अनुसार श्रम विभाजन के माध्यम से आर्थिक विकास को किससे बढ़ावा मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ व्हाट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू द डिवीजन ऑफ द लेबर। बताइए क्या आंसर होगा इसका। मैं थोड़ा इसलिए इसको कलर कर रहा हूँ, थोड़ा डार्क है, थोड़ा आपको अलग ना लगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए वाला। ओके, ये अब सही है आपके लिए, स्पेशलाइजेशन। ओके, ए। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, रिकॉर्डों के आर्थिक विकास के सिद्धांत से पता चलता है कि देश को उन वस्तुओं के उत्पादनों में विशेषता हासिल करनी चाहिए जिनमें उनको होता है पूर्ण लाभ, तुलनात्मक लाभ, प्रतिस्पर्धी लाभ या आयात विषेक। जिसे अब हम इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ रहे हैं, रिचार्डो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सजेस्ट दैट कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स इन विच दे हैव। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो होगा आपका सी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, प्रतिस्पर्धा लाभ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रेडिक्ट दैट कैपिटलिज्म विल लीड टू इक्वलिटी एंड सोशल हार्मोनी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, रेगुलेशन एंड क्लास स्ट्रगल एंड रेनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। एट आपका है हिंदी मीडियम में, मार्क्स के आर्थिक विकास के सिद्धांत की भविष्यवाणी की पूंजीवादी निम्न को जन्म देगा। बताइए क्या होगा। 8 का जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा आपका सी वाला। ओके, वर्ग संघर्ष और क्रांति, क्लास स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स द बोरोस ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वाइल द प्रोलेटरेट। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिक है, जबकि सरवार ये क्या है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है क्वेश्चन में। ओके, फिलहाल ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, फिलहाल मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। इसका आंसर आपका होगा सी वाला। ओके, 9 का आंसर होगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन देखें एंड वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप लोग गेस करें, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताने वाला हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने एंड जल्द से जल्द आपकी मदद हो सके। सी वाला, इसका आंसर क्या होगा, सी टेक्निकल प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, माफ कीजिएगा दोस्तों, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सुपिटर की रचनात्मक विनाश की किस प्रक्रिया को संदर्भित करती है। बताइए किस प्रक्रिया को करती है। सो 11 का जो आपका आंसर है यह पारंपरिक उद्योगों को नष्ट करना। कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्ट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिंग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा सिद्धांत बताता है कि आर्थिक विकास नवाचार उद्यमशील और बाजार व्यवधान की चक्रीय प्रक्रिया से प्रेरित होता है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका आंसर होने वाला है ये होगा आपका सुपिटर का सिद्धांत। विच थ्योरी सजेस्ट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ड्रिवन बाय द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा डी वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एडम स्मिथ के अनुसार राष्ट्रों की संपत्ति में किस कारण वृद्धि होती है। देखिए एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग और कार्ल मार्क्स अकॉर्डिंग जितने भी आ रहे हैं कि आपकी जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स को थ्योरी वाइज पढ़ा है, आपने नोट्स बनाया, तो आपको इस पेपर में बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाली, बहुत अच्छा पेपर आपका होने वाला है। ओके, क्योंकि अगर जो आप लोग एक चीज़ नोट करना है, जो भी आपके बीए के सब्जेक्ट हैं एलएलबी में, ये काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। अब टफ किस लिए होते हैं, क्योंकि आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी। अगर आपने क्लास 12 तक आर्ट साइड से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट आप पीसीबी पीसीएम या कॉमर्स से आके कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। एंड अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चों की बैक्स इन्हीं सब्जेक्ट्स में आती हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, जैसा कि मैंने आपको रीड कर दिया, आप लोगों ने भी रीड कर लिया होगा। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ व्हाट लेड टू एन इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में आएंगे, मैं बता रहा हूँ। एडम स्मिथ से रिलेटेड आपके जो वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स है कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब आप कहेंगे 6 से 7 ज़्यादा क्वेश्चन, जी हाँ, अगर एक टॉपिक पर 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे ज़्यादा टॉप है। 6 का 13 का आपका सी होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, मार्क्स के आर्थिक विकास के सिद्धांत की भविष्यवाणी है कि अतः पूंजीवाद का स्थान से लिया जाएगा। मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रेडिक्ट दैट कैपिटलिज्म विल इवोल्यूशन बी रिप्लेस्ड बाई। आपके सामने 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स आप पढ़ सकते हैं। एंड जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा बी, समाजवाद द्वारा, सोशलिज्म द्वारा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, किस अर्थव्यवस्था में धन का क्या कार्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन आप लोग रीड करें। क्वेश्चन 15 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। भाई मनी का क्या फंक्शन है बताइए। सो इसमें जो आपके 4 ऑप्शन है, देखिए कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में 2 से 3 ऑप्शन आपको सही दे देता है इसमें, या तो चारों के चारों ऑप्शन कभी कभी गलत दे देता है, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। आप कभी कभी आप लोग कहेंगे यार इसका ये आंसर होना चाहिए, वो आंसर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, 2 से 3 ऑप्शन सही होते हैं, तो उसमें से आपको कोई एक करेक्ट करना होता है। अब आपका बैड लक ये है कि यूनिवर्सिटी आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करने को देगी, वो ऑप्शन जो चूज़ कर देगी वही सही माना जाएगा, बाकी आपका ऑप्शन गलत माना जाएगा, बल्कि इन रियलिटी दोनों सही होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होता है ये होगा ए वाला। ओके, ए वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या कह रहा है, धन का विकास हुआ है, मनी इवॉल्व फ्रॉम। धन का विकास कहाँ से हुआ बताइए। बार्टर सिस्टम से हुआ है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन से हुआ है, क्रिप्टो करेंसी से हुआ है, क्रेडिट कार्ड से हुआ है। बताइए आप लोग बताइए, आपने क्रेडिट कार्ड के बारे में भी सुना है, बार्टर सिस्टम के बारे में हो सकता है आपको ना पता, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स के बारे में तो आपको पता है, क्रिप्टो करेंसी तो आजकल हर जगह फेमस ही है। तो भाई आपका जो 16 का जो आंसर होगा भाई बहुत अच्छा आंसर है, सोने और चांदी के सिक्कों से हुआ है भाई। हाँ, सोने और चांदी के सिक्कों से धन का विकास हुआ है। केंद्रीय बैंक इसके लिए जिम्मेदार है। भाई सेंट्रल बैंक किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बताइए। हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सी चाहिए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। ओके, क्वेश्चन 17 का आंसर है मुद्रा जारी करना और मौद्रिक नीतियों को विनियमित करना। आपका ए वाला करेक्ट आंसर, इशूइंग करेंसी एंड रेगुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या कह रहा है, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन इकोनॉमी। भाई जो सेंट्रल बैंक है भाई हमारी, ये केंद्रीय बैंक, हाँ, इसका भाई जो हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है इसमें भाई क्या प्रभाव पड़ता है इससे बताइए।
सो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका आंसर है, इसका आंसर होगा बी वाला, मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ओके भाई, ये क्या करती है, इंश्योर करती है प्राइस स्टेबिलिटी को, कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को। ओके क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई किसका केंद्रीय बैंक है, बताइए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ, बताइए किसका सेंट्रल बैंक है। मैंने जो अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा था भाई कि सेंट्रल बैंक हमारे देश का कौन सा है, भाई आरबीआई है भाई। और कहाँ का, इंडिया का यार, भारत का, हमारे भारत का। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रिजर्व बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है। रिजर्व बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है आरबीआई का, बताइए। कृषि विकास को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष विदेश निवेश को विनियमित करना और भारतीय रुपये की स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते को सुविधाजनक बनाना। तो इसमें से दो ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहे हैं, बट मैं जो इसमें सबसे करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन। भाई जो कॉमर्शियल बैंक है इनके फंक्शन क्या है, बताइए। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य में शामिल है, क्या शामिल है, ए बी सी डी, बताइए। सो जो आपको 21 का आंसर है, ये मेरे अकॉर्डिंग तो बचत जुटाना और ऋण प्रदान करना भाई। मोबिलाइजिंग सेविंग एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट, भाई जो आपकी बैंक होती है क्या करती है भाई, जो भी आप कैश जमा करते हैं भाई उसमें आपको सेविंग करके देती है भाई। सेव आप करते हैं उसमें आपको क्या करती है भाई, क्रेडिट प्रोवाइड कराती है, लोन भी प्रोवाइड कराती है। सो मेन काम तो इसका यही होता है। व्हाट इज़ द, और भी कई रोल होते हैं देखिए इसमें, आप देखिए इसमें कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अब इसका ये मतलब नहीं कि सेम सेम यही ऑप्शन आएंगे, कॉमर्शियल बैंक से तो क्वेश्चन आएंगे, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि सेम ऑप्शन आएंगे, कोई भी ऑप्शन आ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको बहुत अच्छे से इसके नंबर गेन करने, कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़िए आप। चैप्टर्स के बारे, कई लोग हम लोग क्या करते हैं सिर्फ एमसीक्यू प्रिपेयर करते हैं, बट ये बहुत गलत मेथड होता है। सबसे पहले आपको टॉपिक एटलीस्ट कम से कम उसके बारे में, जो भी टॉपिक्स आप एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर, उसके बारे में कैसे आपको 10 पॉइंट आपको खुद से लिख के रखना चाहिए। आप उसके अगर 10 पॉइंट पढ़ लेंगे तो आपको आगे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, बेसिक 10 क्वेश्चन। ओके सो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा क्या आंसर होने वाला है, 22 का आंसर होगा हमारा सी वाला। ओके उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देना, भाई प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे जो प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टमेंट है, ये ऑप्शन आपको पता है बिल्कुल बीच से, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे जाकर तो इसकी जगह आपको कुछ और ऑप्शन मिलेगा। ओके तो ये भी ध्यान रखना, आप जब इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे तभी आप इस चीज़ का मतलब समझ पाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 23, द सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, भाई केंद्रीय बैंक इसके लिए जिम्मेदार है, किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, कॉर्पोरेट मुनाफा को अधिकतम करना, शेयर बाजार को विनियमित करना, वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करना, बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा करना, या विलय और अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाना। तो भाई बताओ 23 का आपका आंसर क्या होगा, 23 का आपका आंसर होगा सी वाला। ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो यार, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, क्योंकि वैसे भी मैंने बहुत लेट कर दिया। 24 का आपका आंसर होगा सी वाला। ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। रिजर्व बैंक आरबीआई के रूप में कार्य करता है बैंक करके, बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर टू किस चीज़ के लिए काम करता है, फॉरेन बैंक, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो 25 का आपका आंसर होगा राज्य सरकार है। यहाँ पे कई बार आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ऑप्शन दे सकता है। ओके तो याद रखना एक चीज़। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 26 हमारा, इसका आंसर होगा ए वाला। ओके इंडिविजुअल कंज्यूमर। बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन बैंक इज, क्या है भाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, जमा स्वीकार करना और धन उधार देना। ओके वही घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, आप लोग रीड करते रहिए, वीडियो को पुश कर दीजिए, वीडियो को रोक के आप लोग क्वेश्चन आंसर के तुक्के मारते रहिए यार। इसका आंसर होगा सी वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक इसे नियंत्रित करता है, भारतीय रिजर्व बैंक भाई किसको रेगुलेट करता है भाई, रियल एस्टेट मार्केट को, एग्रीकल्चर मार्केट को, बैंकिंग सेक्टर को, स्टॉक मार्केट को। तो भाई 29 का आपका सीधा सा आंसर है भाई मेरे, बैंकिंग क्षेत्र को, बैंकिंग सेक्टर को। थोड़ा सा आपको बस कॉमन सेंस की यूज़ करनी है, कई सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल ईजी आएंगे, ईजी टू हैंड आएंगे, तुरंत आप लगा सकते हैं उसके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा, केंद्रीय बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई, जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है सेंट्रल बैंक का क्या होता है बताओ, वित्तीय स्थिर सुनिश्चित करना, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके 31, कॉमर्शियल बैंक जनरेट रेवेन्यू थ्रू, किसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करता है, टैक्सेशन के थ्रू, लैंडिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। देखिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मोस्टली हर एक बैंक उसमें इन्वेस्ट करती ही करती है। ओके मोस्टली हर एक बैंक करती ही करती है, क्योंकि वो आपका, अब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला होगा। ओके उधार गतिविधियों से, भाई वो क्या करती है कॉमर्शियल बैंक, आपको उधार देती है, उस पर इंटरेस्ट जो अर्न करती है उससे अर्निंग करती हैं। 32, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्ले क्रूशियल रोल इन, आरबीआई भाई किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 32 का जो हमारा आंसर होने वाला है ये होगा डी वाला, वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना। ओके
क्वेश्चन नंबर डी, इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्या कह रहा है? कमर्शलाइजेशन बैंक M2 व्यावसायिक बैंकों का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है भाई? 33 का आपका जो आंसर होने वाला ये होगा बी, कम आय वाले व्यक्तियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। ये इसमें लिखा है, बट हकीकत क्या आप सभी लोग जानते ही माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन 34, द गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ इट्स, सरकारी बजट का इसका एक विवरण है। मैं जैसा मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड आपके MCQ आएंगे, तो आना स्टार्ट हो गए हैं। 34 का आपका आंसर होगा ए, व्यय और राजस्व, एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। ओके, बढ़ते हैं 35 की तरफ। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट इज टू, मेन ऑब्जेक्ट क्या है भाई? सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो आपका 35 वाला आंसर है ये होगा एलोकेट रिसोर्सेज इफिशिएंसी, संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 36 की तरफ। रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट आर क्लासिफाइड इनटू, सरकारी बजट में प्रतीक को वर्गित किया गया है। तो आपका जो 36 का जो आपका आंसर होने वाला माय डियर फ्रेंड ये होगा रेवेन्यू एंड कैपिटल, राजस्व और पूंजी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 की तरफ। 37 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? राजस्व पृथ्वी सरकार के प्रतिनिधित्व करता है। का करता है, यहाँ पे का जो है ये स्टार्टिंग में होगा दोस्तों, लास्ट में लिखा हुआ है, सो इसको इग्नोर करें। 37 वाला आपका क्या कह रहा है? रेवेन्यू रिसिप्ट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट्स। सो क्या रिप्रेजेंट करती है रेवेन्यू रिसिप्ट? आपकी करों और गैर कर स्रोतों से आय। ओके, सी वाला होगा इनकम फ्रॉम टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस रिसोर्सेज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, सॉरी 38 क्या कह रहा है? पूंजीगत प्राप्तियों से शामिल है। कैपिटल रिसिप्ट क्या इंक्लूड करती है? तो कैपिटल रिसिप्ट क्या इंक्लूड करती है? 38 का जो इसमें कुछ ऑप्शंस थे दोस्तों, इसमें मोस्टली कुछ ऑप्शंस ही इस क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हैं। मैं इसका रीज़न आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन को आप लीव कर देना यार, वो क्यों वो भी बताऊंगा, क्योंकि एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेगा। 39, सरकारी बजट को योजनात्मक और गैर योजना में वर्गीकृत किया गया है। द गवर्नमेंट बजट इज क्लासिफाइड इनटू प्लान एंड नॉन प्लान टू। तो 39 का जो आपका आंसर होने वाला है ये होगा बी वाला। ओके, एलोकेट रिसोर्सेज इफिशिएंसी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 40 की तरफ। सरकारी बजट में योजना व्यय पर केंद्रित है। प्लान एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट इज फोकस्ड ऑन, जो प्लान एक्सपेंडिचर होता है किसके ऊपर फोकस होता है भाई? तो 40 का जो आपका आंसर होने वाला है ये होगा सी पे, विकास कार्यक्रम और परियोजनाओं पर भाई, डेवलपमेंट प्रोग्रेस प्रोजेक्ट पर। ठीक, ये यहाँ पे जो आपका ये है, यहाँ पे होगा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन 41 आपका क्या कह रहा है? गैर योजना व्यय में निम्न पर व्यय शामिल है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इंक्लूड स्पेंडिंग ऑन। तो इसमें आपके 3 ऑप्शन सही हैं, पहला वाला भी, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी इसमें। ओके, ये सारे सही हैं। ओके, अब इसमें से भाई कोई एक आपको टिक करने को देगा। अब भाई आपने मान लीजिए ए वाला कर दिया, और बी सी बी डी और सी भी सही हैं, लेकिन अब जो भी आंसर के उनके निकलेंगे उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर दिए जाएंगे। अब भाई ये कानपुर यूनिवर्सिटी, तो इतना सो आपको सहन करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने लीगल मेथड के पेपर में सहन किया था कि उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन आ गए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो क्वेश्चन आ गए। खैर, क्या किया जा सकता है, मैंने स्टूडेंट्स को बताया भी था कि यार पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी बन सकता है आपका लीगल मेथड का, एंड इकोनॉमी सोशोलॉजी का भी। इकोनॉमी का तो नहीं बनना चाहिए भाई, बाय द वे भाई साहब, लेकिन सोशोलॉजी का में भी बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? घाटे की वित्त व्यवस्था से तात्पर्य सरकार की इस प्रथा से है। किस प्रथा से है भाई? सो हमारा जो 42 का जो आंसर होगा वो होगा बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 44 की तरफ। 43 वाला मैंने रिमूव कर दिया, क्वेश्चन ही गलत था। ओके, क्वेश्चन ही गलत था भाई, उसमें ऑप्शन ही सारे गलत थे। 44, राजकोष घाटे की गणना इस प्रकार की जाती है। फिजिकल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज। तो किस तरह से की जाती है भाई? सी वाला, कुल व्यय कुल राजस्व। ओके, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू। केंद्रीय बैंक से उधार लेना किस प्रकार का घाटा माना जाता है? विच टाइप ऑफ डिफिसिट कंसिडर बोरिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक भाई? रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, मोनेटाइज डिफिसिट या प्राइमरी डिफिसिट? सो हमारा जो 45 का आंसर होगा ये होगा भाई फिजिकल डिफिसिट, राजकोष घाटा। क्वेश्चन 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्या अगर हमारा प्राइमरी डिफिसिट इज कैलकुलेटेड एज, 46 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन 47 की तरफ। 47 वाला हमारा क्या कह रहा है? सो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका जो आंसर होगा वो होगा सी वाला। ओके, कल्याण और बुनियादी ढांचा परियोजना, वेलफेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या कह रहा है?
ए रक्षा और सुरक्षा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या कह रहा है? सी आर्थिक विकास और को बढ़ावा दे, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या कह रहा है? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कह रहा है बी वाला ऑप्शन होगा। ओके, राजकोष घाटा, फिजिकल डिफिसिट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या कह रहा है? बी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उधार लेना। ओके, बोरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कह रहा है? मैं थोड़ा थोड़ा जल्दबाजी में बता रहा हूँ दोस्तों। ओके, आप लोग गुस्सा मत होना यार, ये भी क्वेश्चन आप लोग इसको रिमूव करो, 52 को भी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 आपका कह रहा है डी वाला होगा। ओके, इन्फ्लेशन। ओके, क्वेश्चन 53 का आपका आंसर होगा इन्फ्लेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन 54 हमारा क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। यार आप लोग एक चीज़ बताना, अगर रात में मैं लाइव क्लास करूँ 10 बजे के टाइम पे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसमें मैं पेपर तो डिस्कस करूँगा ही करूँगा, कुछ आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आप लाइव पूछ सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं लाइव आऊँ या वीडियो ही अपलोड कर दूँ। फिर यार 54 का आंसर होगा आपका सी वाला। ओके, एंड साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना कि कैसे आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी तक कैसे एग्ज़ाम हुए हैं यार। कमेंट करके जरूर बताना कौन सा एग्जाम आपका अच्छा हुआ, कौन सा सही नहीं हुआ। 55 का आंसर होगा आपका सी वाला 4। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 56 की तरफ। एडम स्मिथ के अनुसार राष्ट्रों की संपत्ति में किस कारण वृद्धि होती है? अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ व्हाट लीड्स टू इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ नेशन। तो क्वेश्चन 56 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। बढ़ते हैं क्वेश्चन 57 की तरफ। 57 वाला हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन 57 हमारा कह रहा है ए विस्तार। ओके, एक्सपेंशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन 58 की तरफ। क्वेश्चन 58 का आंसर आपका होगा शिखर। ओके, बी वाला होगा पीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या कह रहा है? इसका आंसर होगा ए गिरता उत्पादों, बढ़ती बेरोजगारी, फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला होगा। ओके, लॉन्ग टर्म साइकिल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या कह रहा है? सी वाला इसका आंसर होगा। ओके, आत्विक चक्र, रिकरेंट साइकिल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। ये बिजनेस साइकिल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये तो कुछ ही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, बाकी और भी एमसीक्यू अवेलेबल हैं, आप लोग उसको भी एक बार रीड जरूर कर लेना। 62 का आंसर होगा सी वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या कह रहा है? ये उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या कह रहा है ये भी हम लोग एक बार आप लोग रीड करते रहना। देखो यार मैं आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका समय बचे, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं आप डायरेक्ट आंसर देके आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को। ओके, 64 का आंसर होगा बी सी वाला। अगर आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो जरूरी देखना, रटना मत यार क्वेश्चन। देखो थ्योरी वाले नहीं, एक बार बस 2 बार एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो और 1 बार रिवाइज करो, 2 बार पढ़ो 2 बार रिवाइज करो, सबसे अच्छा रहेगा। 2 बार अभी पढ़ लेना, 1 बार रात में रिवाइज कर लेना, 1 बार मॉर्निंग में उठ कर रिवाइज कर लेना, बस एमसीक्यू हो जाएंगे। बात ज़्यादा रटना मत यार, ओके। कुछ लोग मैंने देखे हैं 6-6 7-7 बार रटते हैं यार, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है यार। ओके, 65 का आंसर होगा ए वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा बी वाला, सरकारी खर्चा और कराधान में परिवर्तन, चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या कह रहा है? आप लोग पढ़ते रहे। क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर होगा सी वाला। ओके, संकुचन। ओके, इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा क्या कह रहा है? आप लोग पढ़ते हो। क्वेश्चन 68 का आपका आंसर होगा आर्थिक गतिविधि का निम्नतम बिंदु करना, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। अनियमित व्यापार चक्र क्या है भाई? एन इरेगुलर बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल से तो क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बी का होगा आर्थिक गतिविधि में अधिक उतार चढ़ाव, हैज़ रैंडम इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लस्टेशन इन। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, हैज़ रैंडम इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लस्टेशन इन। ओके, ऑप्शन यहाँ पे इन जो लास्ट में दिया है ये बीच में होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है दोस्तों यार, बुरा मत मानना यार। क्वेश्चन 70 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या कह रहा है? एक व्यवसाय चक्र जो कि 1 वर्ष से कम समय तक चलता है और मौसमी कार्य से प्रभावित होता है कहलाता है। भाई बताइए क्या कहलाता है वो? 70 का आंसर होगा अल्पकालिक चक्र, शॉर्ट टर्म साइकिल। बढ़ते हैं 71 की तरफ। क्वेश्चन 71 क्या कह रहा है? द क्लासिक थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल फोकस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ। तो 71 का जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा सप्लाई साइड फैक्टर, सप्लाई साइड फैक्टर, आपूर्ति पक्ष कारक। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 72 की तरफ। द न्यू केन्सन थ्योरी ऑफ द बिजनेस साइकिल इनकॉर्पोरेट द रोल ऑफ। सो 72 का जो आपका आंसर होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स ये होगा आपका डी वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 73 की तरफ। तो क्वेश्चन 73 का आंसर आपका क्या होगा? डी वाला होगा। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर क्या होने वाला है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लें, इसके ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा हैं मेरे ख्याल से। तो 74 का जो आपका आंसर होने वाला है ये होगा आपका डी वाला। ओके ओके, केंद्रीय, नहीं नहीं सॉरी, इसका ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। इसका 74 का जो आपका आंसर होने वाला है ये होगा आपका ए वाला। ओके, इसका आंसर होगा ए वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 75 की तरफ। क्वेश्चन 75 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को विनियमित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। इससे आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे क्वेश्चन आपके अच्छे खासे आएंगे। डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजी होते हैं डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, याद रखना। ओके, सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी भाई, यहाँ पे 1995 को हुई थी। यहाँ पे 1 जनवरी भी लिख लेना, 1 जनवरी 1995 की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या होता है, डब्ल्यूटीओ को ही विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, हिंदी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी कहते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी वाला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता को सुविधाजनक बनाना, फैसिलिटिंग इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन। ओके, वर्तमान में कितने सदस्य डब्ल्यूटीओ का हिस्सा है, कितने, किसने यहाँ लिखा है कितने सदस्य होंगे, कितने होंगे भाई इसमें, तो इसमें 164 कंट्रीज हैं। ओके, 79 का आंसर होगा आपका बी वाला, 164, याद रखना इस चीज़ को। भारतीय उद्योग पर डब्ल्यूटीओ का क्या प्रभाव है, काफ़ी सारे प्रभाव हैं दोस्तों, कोई एक प्रभाव नहीं है। सो इसमें हो सकता है कई ऑप्शन आपके सही भी हों, कई ऑप्शन गलत भी हों, तो इसमें एक प्रभाव तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो इसका जो मैं सही समझ रहा हूँ ए वाला इसका आंसर करेक्ट रहेगा आपके लिए। ओके, इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर फॉरेन फर्म्स, जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्या कह रहा है, भारतीय कृषि पर डब्ल्यूटीओ का क्या प्रभाव है। अच्छा खासा प्रभाव है यार, मैं बता रहा हूँ, काफ़ी प्रभाव है, ऐसा कुछ नहीं, इम्पैक्ट है। सो इसका मैं आंसर जो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें आंसर आपको बता रहा हूँ सी वाला। ओके, जो इसमें दिए हुए विदेशी कृषि उत्पादों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 82 की तरफ। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, भाई कौन सा संगठन कम विकसित अर्थव्यवस्था को विकास को बढ़ावा देता है। तो 82 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों, इसमें दोस्तों आपके दो आंसर होंगे, एक तो IMF होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड एक होगा वर्ल्ड बैंक। ओके, बट आप अगर पहले चूज करना तो IMF चूज कर लेना। ओके यार, वर्ल्ड बैंक आप सेकंड चॉइस भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों के दोनों होंगे, दोनों का ऑप्शन आ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। भारतीय संतुलन की समस्या से जूझ रहे देशों को कौन सा संगठन वित्तीय सहायता प्रदान करता है, भाई बताइए। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, इसका आंसर होगा भाई आपका IMF। ओके भाई, अगर आपके देश में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी वित्त समस्या होती है, तो आप कहाँ से फंड लेते हैं, IMF से लेते हैं। यहाँ पे IMP लिखा है, बट यहाँ पे आप लोग IMF कर लेना। ओके, IMF होगा, IMP नहीं होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्या कह रहा है, IMF का रोल क्या है, IMF की भूमिका क्या है। सो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या है इसकी भूमिका है, देशों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था सी वाला। ओके, प्रोवाइडिंग लोन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द कंट्रीज, इसका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। कौन सा संगठन वैश्विक मौद्रिक सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देता है। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन एंड स्टेबिलिटी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 85 है इसका आंसर होगा IMF। IMF से भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। WTO का भारत पर क्या प्रभाव है। जैसा कि हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी ऊपर पढ़ा था, उसमें देखिए एक प्रभाव नहीं है, तभी के लिए इससे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सिर्फ आप ये सोचें कि सिर्फ इसका एक ही आंसर आएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसका ए आंसर होगा। ओके, इस वाले का ए होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। विश्व व्यापार संगठन का ऐतिहासिक विकास क्या है। विश्व व्हाट इज हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ WTO, बताइए क्या है, बताइए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। देखिए, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ तो आपको आंसर बिल्कुल एक शब्द को देखते ही समझ में आ गया होगा, गेट। ओके, इस शब्द को देखते ही आपको समझ में आ गया। देखिए, पहले जो WTO से पहले क्या था, गेट था, गेट के बाद ही WTO आया है, तो इसका ए आंसर होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। WTO से पहले कौन सा संगठन था, गेट था। ओके, याद रखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द WTO। भाई WTO विश्व व्यापार संगठन का प्राथमिक फोकस क्या है, भाई बताइए। सो 88 का जो आपका आंसर होने वाला ये होगा सी वाला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को सुविधाजनक बनाना। ओके, फैसिलिटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। भारत की अर्थव्यवस्था पर WTO का मुख्य प्रभाव क्या है। व्हाट इज द मेन
इम्प्लीकेशन ऑफ WTO ऑन इंडियन इकोनॉमी। सो 89 का जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा डी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण में वृद्धि करना, इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्या कह रहा है, कौन सा संगठन कम विकसित अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचा परियोजना में विकास का समर्थन करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन लेस डेवलपमेंट इकोनॉमी। तो जो आपका जो 90 का आंसर होगा इसका होगा वर्ल्ड बैंक। ओके, विश्व बैंक वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले देशों को IMF क्या प्रदान करता है? बताइए, व्हाट डज IMF प्रोवाइड द कंट्रीज इन नीड फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय लोन, टेक्निकल असिस्टेंट, एड पैकेज या ग्रांट्स। अभी तो मैंने आपको इसका 91 का आंसर बताया था भाई, ऋण प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है। ओके, क्वेश्चन 92 की तरफ बढ़ते हैं। अब विश्व बैंक का क्या कार्य है? भाई जो वर्ल्ड बैंक है इसका काम क्या है ये बताइए भाई, ये सिंपल से आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर है भाई ये होगा सी, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और गरीबी में कमी लाना। ओके, फोस्टाइटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। ओके, गरीबी कम करना और आर्थिक विकास बढ़ाना। या कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार समझौते को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो आपका जो 93 का आंसर होगा ये होगा WTO। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन 90। WTO भारतीय कृषि को कैसे प्रभावित करता है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, फिर से वही क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को आप लोग रिमूव करें। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा क्या कह रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एडम स्मिथ के अनुसार आर्थिक विकास किसके द्वारा संचालित होता है? अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक इज ड्राइवन बाय, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। Who proposed the theory of comparative advantage? सो क्वेश्चन नंबर 96 का जो हमारा आंसर होने वाला है होगा डेविड रिचार्डो। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा क्या कह रहा है देखते हैं, जो बार बार वही क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, मैथोलॉजिकल थ्योरी सजेस्ट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लिमिटेड बाय। सो इसका जो आंसर होगा बी होगा पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास का सिद्धांत निम्नलिखित की भूमिका पर जोर देता है? किस भूमिका पर जोर देता है? कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्पोजेस द रूल ऑफ वर्ग संघ क्लास स्ट्रगल। ओके, 99 का सी। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। मार्क्स का मानना था कि आर्थिक विकास से होता है, क्या होता है भाई बताइए? मार्क्स बिलीव दैट द डेवलपमेंट लीड्स दैट, ये क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन से थोड़ा मिसटाइप है दोस्तों, बस आप इतना याद रखना, मार्क्स बिलीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स, इतना याद रखना बस। ओके, सो इसका जो आंसर होगा 100 का ये होगा ए वाला। ओके, इंक्रीज इनइक्वलिटी। देखिए ये सिर्फ 100 क्वेश्चन थे, अभी क्वेश्चंस और भी हैं दोस्तों, अब आपके ऊपर है दोस्तों। आप अगर वीडियो चाहते हैं तो वीडियो कमेंट करना कमेंट में, अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो रात में 10 बजे आप कमेंट करना, या अपने अकॉर्डिंग आप टाइम भी कमेंट कर सकते हैं कि किस टाइम आप लाइव वीडियो क्लासेस चाहते हैं। जैसा भी आपके राय होगी, जैसा भी आपकी डिमांड होगी, उस डिमांड पर वीडियो आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि अभी और भी सब्जेक्ट मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगा। आपका मोटिवेशन मुझे मिलता है आपकी लाइक्स एंड कमेंट से। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।